Welcome to Biology at Ease. This video is part 9 of Biological Classification lecture series and in this video we'll be studying subdivision Angiosperm. पिछली वीडियो में हमने subdivision Gymnosperm के बारे में पढ़ा था. Now in this video we'll be covering the characteristics of subdivision Angiosperm. तो Angiosperm जो word है it is derived from two Greek words angion and sperma where angion means कवर एंड द वर्ड स्पर्मा मीन्स सीड. तो इससे पता चलता है कि एंजियोस्पर्म सब डिविजन के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं दे आर द प्लांट्स हैविंग कवर्ड सीड्स, यानी कि इनमें जो सीड्स होता है वो किसी प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होते हैं. जिम्नोस्पर्म के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं दे कंटेन नेकेड सीड्स, यानी कि उनके सीड्स किसी भी लेयर से कवर्ड नहीं होते हैं. Whereas in case of angiosperms the seeds are covered. अब हम बात करते हैं इनकी हैबिट की, ये अपीयरेंस में कैसे होते हैं और इनकी हैबिट कैसी होती है. The angiosperm plants can be deciduous or they may be evergreen, यानी कि सब डिविजन एंजियोस्पर्म के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं उनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि सीजनली ऑटम सीजन में अपनी लीव्स शेड करते हैं एंड दे आर नोन एज द डेसिडुअस प्लांट्स. और दे मे बी एवरग्रीन, जिनकी लाइफ साइकिल 1 साल से ज्यादा होती है, जो कि सीजनली अपनी लीव शेड नहीं करते. तो द प्लांट्स अंडर द सब डिविजन एंजियोस्पर्म कैन बी डेसिडुअस और दे कैन बी एवरग्रीन. द प्लांट्स में बी एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, यानी कि ये प्लांट्स 1 साल में लाइफ साइकिल कवर करने वाले भी हो सकते हैं. और दे मे इंक्लूड द प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 years और इन मोर देन 2 years, यानी कि पेरिनियल. सो द प्लांट्स under the subdivision angiosperm may be annual, that is completing their life cycle in 1 year, biennial, completing the life cycle in 2 year, or perennial, that is having a longer duration of lifespan. They may be trees, हर्ब्स एंड श्रब्स. अब हम जिम्नोस्पर्म से अगर कंपेयर करें तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो प्लांट्स थे वो कैसे थे? दे वर एवरग्रीन, दे वर पेरिनियल एंड इट इंक्लूडेड ट्रीज एंड श्रब्स. देयर वर नो हर्ब्स इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. तो ये बात होती है हैबिट की. अब आते हैं फ्रूट के बारे में. हमने कहा है कि सब डिविजन एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड्स होते हैं इनमें जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं. तो ये किससे कवर्ड होते हैं? द सीड्स आर कवर्ड विथ फ्रूट. सो in case of angiosperms development of fruits takes place. So well developed fruits are present in case of angiosperms. और ये fruits कैसे नेचर के होते हैं? क्या फंक्शन होता है fruits का? Fruits are protective in nature. वो आपके seeds को protect करते हैं. Flowers हमने पढ़ा था कि gymnosperms के केस में जो sporophyll leaves होती हैं these sporophylls combine together to form cone. लेकिन in case of angiosperms the sporophylls combine together to form flowers. And because of the presence of flowers, the plants under the subdivision angiosperm are also known as flowering plants, क्योंकि इनमें flowers present होते हैं. अब बात करते हैं पॉलिनेशन की. पॉलिनेशन कैसा होता है एंजियोस्पर्म्स में? पॉलिनेशन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स may take place with the help of wind, water और animals, यानी कि insects, bat, कोई भी animal. So pollination takes place through various mediums like wind, वाटर एंड एनिमल्स. वैस्कुलर टिश्यूज की बात करें तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स कंटेन वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यूज. जिम्नोस्पर्म्स के केस में जो वैस्कुलर टिश्यूज थे उनमें जाइलम के पास जाइलम वेसल एब्सेंट था एंड फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स एब्सेंट थे. लेकिन एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो जाइलम और वेसल्स होते हैं उनके सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. सो द एंजियोस्पर्म सब डिविजन कंटेन्स वेल developed xylem and phloem, that is all the components of xylem and phloem are present in the vascular tissues of the subdivision angiosperm. अब gymnosperms और angiosperms की characteristics को differentiate करते हैं keeping in mind these 5 points. तो सबसे पहले हम बात करते हैं habit की. हमने पढ़ा था gymnosperms के जो plants होते हैं they are evergreen, they are perennial, they may be trees और shrubs. लेकिन angiosperms के केस में क्या हो रहा है? Angiosperm plant can be evergreen or deciduous, perennial, biennial or annual and they may be trees,
हर्ब्स एंड श्रब्स। तो इनके केस में क्या हो गया, हर्ब्स पे इंक्लूड हो गया है, वेयर एज जिम्नोस्पर्म्स में कोई हर्ब्स इंक्लूड नहीं होते हैं। फ्रूट की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट्स आर एब्सेंट, वेयर एज एंजियोस्पर्म्स कंटेन फ्रूट्स। अब हम फ्लावर्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स आर एब्सेंट, सो जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, वेयर एज एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। पॉलिनेशन कैसा होता है जिम्नोस्पर्म्स में, पॉलिनेशन इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स takes place with the help of wind, whereas in case of angiosperms the pollination may take place with the help of wind, water or animals. वैस्कुलर टिश्यूज कैसे होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट, whereas in case of angiosperms well developed कंप्लीट जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। तो जिम्नोस्पर्म के केस में क्या हो गया, जिम्नोस्पर्म के केस में वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट, वेयरएज इन एंजियोस्पर्म्स वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यूज दैट इज वेल डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म्स के केस में स्पोरोफिल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कोन्स, whereas in case of angiosperms cones are absent and instead of cones the sporophylls combine together to form flowers. Gymnosperms contain naked seeds whereas angiosperms contain covered seeds. तो ये थे the basic difference between the subdivision angiosperm and gymnosperm under the division Spermatophyta. अब एक वर्ड आता है cotyledon. कॉटिलिडन क्या होता है, कॉटिलिडन एम्ब्रियो का वो पार्ट होता है जो एम्ब्रियो को खाना प्रोवाइड कराता है। क्या होता है, ये आपका सीड है, ठीक है, ये किसी भी प्लांट का सीड है। द सीड कंटेन्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो का वो पार्ट जो कि इस एम्ब्रियो को खाना प्रोवाइड करा रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज cotyledon. So what are cotyledons? Cotyledons are the part of the embryo inside the seed of a plant which provides food to the developing embryo. अब जब ये सीड जर्मिनेट होता है, ये एम्ब्रियो प्लांट फॉर्म करता है, तो कॉटिलिडन जो पार्ट होता है वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रीज की यानी कि उस प्लांट की लीव्स बनाता है। तो कॉटिलिडन को हम सीड लीव्स भी कहते हैं। तो कॉटिलिडन की दो डेफिनेशन हो गई। पहला, कॉटिलिडन इज द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच प्रोवाइड्स फूड टू द एम्ब्रियो। दूसरा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, in most of the plants, cotyledon part of the embryo is that part which later forms the leaves of the growing plant. तो ये दो डेफिनेशन गई cotyledon की। अब जो ये cotyledon होते हैं ये कितने नंबर में प्रेजेंट है, on the basis of the number of cotyledons present in the plants, the subdivision angiosperm is divided into two classes, मोनोकॉटिलिडन एंड डाइकॉटिलिडन। डाइकॉटिलिडन के अंदर वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स आएंगे विच कंटेन्स two cotyledons, whereas the plants which contains a single cotyledon comes under the class monocotyledon. Examples देख लेते हैं। डाइकोटिलिडन के अंदर आते हैं मैंगो, मस्टर्ड एंड रोज, whereas the class monocotyledon includes grass, wheat, मेज एंड कोकोनट। तो क्या किया हमने, सब डिविजन एंजियोस्पर्म को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स दो क्लासेस में डिवाइड किया, मोनोकॉटिलिडन दैट इज हैविंग सिंगल कॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन दैट इज हैविंग टू कॉटिलिडन्स। मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स को आप विजिबली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब आप किसी प्लांट को देखकर बता सकते हैं कि ये मोनोकॉट प्लांट है या फिर डाइकॉट प्लांट है। कैसे, जो मोनोकॉट प्लांट होता है उनकी जो लीव्स होती है दे हैव पैरेलल वेनेशन, यानी कि उनकी जो लीव्स होती है उनमें पैरेलल लाइंस प्रेजेंट होती है। वेयर एज इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स रेटिकुलेट वेनेशन इज प्रेजेंट, यानी कि जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स कुछ इस तरीके से होती हैं, वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। तो जिन भी एंजियोस्पर्म की प्लांट्स की लीव्स ये पैटर्न शो करेंगी, दे आर द डाइकोटिलिडन प्लांट्स, whereas the angiosperm plants having parallel venation comes under the class monocotyledon. So this is all about the basic characteristics of angiosperms. अब हम देखते हैं कि angiosperm plants में fruit कैसे डेवलप होता है। So now let's have a look upon the life cycle of the angiosperms finally leading to the formation of fruits. तो
तो हमने पढ़ा कि एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। अब फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लावर्स आर दोज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट विच कंटेन्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मतलब फ्लावर्स के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स present in a flower are known as stamen, whereas the female reproductive organs are known as carpel और pistil। यानी कि plants के flower के पास stamen male reproductive organ and pistil that is female reproductive organ present होता है। अब क्या होता है, जो ये stamen होता है यानी कि जो ये male reproductive organ होता है, it contains a structure called microsporangia। तो हमारे पास flower था, इस फ्लावर के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है स्टमेन। स्टमेन के अंदर एक स्ट्रक्चर है कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं कॉल्ड द माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करते हैं और बनाते हैं माइक्रोस्पोर्स। द माइक्रोस्पोर्स फर्दर जर्मिनेट्स टू फॉर्म पोलन ग्रेन्स। तो क्या हुआ, फ्लावर के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट थे। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नोन एज स्टमेन। स्टमेन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल था। माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया और क्या बनाए, माइक्रोस्पोर्स बनाए, एंड द माइक्रोस्पोर डेवलप्स टू फॉर्म पोलन ग्रेन्स। तो अभी इतना पढ़ लेते हैं अंडर द स्टमेन। अब कार्पेल के अंदर क्या हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या हुआ? कार्पेल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा वो पार्ट है कार्पेल का वेयर द पोलन ग्रेन्स विल कम। पॉलिनेशन से क्या होता है, पॉलिनेशन से मेल गैमेट्स यानी कि पोलन ग्रेन्स आपके फीमेल गैमेट के पास जाते हैं इनसाइड द कार्पेल। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से मेल गैमेट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पास जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो स्टिग्मा वो पार्ट है जो कि पॉलिनेशन से पोलन ग्रेन्स रिसीव करता है। सो स्टिग्मा इज द अपर पार्ट ऑफ द कार्पेल। अब स्टिग्मा ओवरी से अटैच्ड होता है थ्रू अ पार्ट नोन एज स्टाइल। ओवरी वो पार्ट है कार्पेल का जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कॉल्ड ओव्यूल। तो हमारे कार्पेल के 3 पार्ट्स हो गए, स्टिग्मा विच रिसीव्स द पोलन ग्रेन्स बाय पॉलिनेशन, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी कंटेन्स अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कॉल्ड मेगास्पोरेंजिया। जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्टमेन के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, वैसे ही कार्पेल के ओवरी पार्ट के अंदर ओव्यूल होता है एंड द ओव्यूल कंटेन्स मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 मेगास्पोर्स बनाते हैं एंड आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर्स 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट। 3 मेगास्पोर्स डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एंड ओनली 1 मेगास्पोर इज लेफ्ट। और ये मेगास्पोर आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है विच इज नोन एज एम्ब्रियो sac, and inside the embryo sac the female gamete called egg is present। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है कॉल्ड स्टमेन। स्टमेन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स अंडरगोज मियोसिस, प्रोडक्शन होता है माइक्रोस्पोर्स का। माइक्रोस्पोर्स डेवलप्स इनटू पोलन ग्रेन्स। द पोलन ग्रेन्स कंटेन्स मेल गैमेट्स। सिमिलरली फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कार्पेल के अंदर विच आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड ओव्यूल। ओव्यूल कंटेन्स मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनाते हैं, 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, 1 मेगास्पोर बचता है एंड दिस मेगास्पोर फॉर्म्स द फीमेल गैमेटोफाइट कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। अब क्या होता है, सपोज ये आपका एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। इस एम्ब्रियो सैक यानी कि इस फीमेल गैमेटोफाइट के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं एट द सेंटर। इसका जो अपर एंड होता है उसे कहते हैं कैलेजल एंड, जिसके पास 3 एंटीपोडल cells are present. So the embryo sac contains 2 polar nuclei, 3 एंटीपोडल cells और एक और एंड होता है जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल एंड, जिसके पास एग एंड 2 synergids are present. तो
8 types of cells are present under the embryo sac. The callosal end contains 3 antipodal cells. सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई, कितने हो गए 5. उसके बाद आता है माइक्रोपाइलर एंड विच कंटेन्स 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग. तो टोटल सेल्स कितने हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो 8 सेल्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक. अब क्या हुआ, पॉलिनेशन से आपके पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आए. अब जब ये स्टिग्मा पे लैंड कर गए हैं पोलन ग्रेन्स, इन पोलन ग्रेन्स का एक पार्ट बर्स्ट हो जाता है एंड इट फॉर्म्स पोलन ट्यूब. तो यहाँ पे आपके पोलन ग्रेन्स आए, बर्स्ट हुए और पोलन ट्यूब बनी. अब ये पोलन ट्यूब कंटेन करती है मेल गैमेट्स. हर पोलन ग्रेन के पास 2 मेल गैमेट्स होते हैं. तो पोलन ग्रेन ने लैंड किया और 2 मेल गैमेट्स रिलीज कर दिए. ये मेल गैमेट्स गए आपके ओव्यूल के पास और ओव्यूल के अंदर फाइनली क्या प्रेजेंट है, आपका एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है. ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनसाइड दिस ओव्यूल. अब क्या हुआ, एक मेल गैमेट आउट ऑफ दीज 2 मेल गैमेट्स, एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ एग से inside the embryo sac और fusion between the male gamete and egg form zygote. जो दूसरा मेल गैमेट हुआ वो फ्यूज किया आपके इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ and the fusion of this male gamete with the polar nuclei forms प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और इस कंप्लीट प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है. एक बार मेल गैमेट एग से फर्टिलाइज हुआ है और जाइगोट बनाया है और दूसरे मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज हुआ है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया है. सो दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अंडर द एम्ब्रियो सैक बाय 2 डिफरेंट मेल गैमेट्स इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. तो हमें पोलर न्यूक्लियाई से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि लाइफ साइकिल कैसे कंटिन्यू हुई. तो एग और मेल गैमेट के बीच फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना. जाइगोट फर्दर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो और एम्ब्रियो फर्दर डेवलपमेंट करके आपका स्पोरोफाइट बनाता है, दैट इज द मेन प्लांट बॉडी. अब क्या होगा, ये मेन प्लांट बॉडी के पास फ्लावर्स होंगे, फ्लावर्स के पास वापस से स्टमेन और कार्पेल होंगे और वापस से ये साइकिल रिपीट होगी. अब क्या हुआ कि जब ये फ्लावर्स बन गए और आपका जो सीड है वो फर्टिलाइज हो गया है, स्पोरोफाइट बन गया है, तो जो ये ओव्यूल था ये ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड ऑफ द प्लांट. द ओव्यूल develops into the seed of the plant और जो ये ओवरी होता है it develops into the fruit. So after the fertilization between the male and female gamete leading to the formation of zygote, the ovule develops into seed and the ovary develops into fruit. So this is how the fruit gets developed during the life cycle of an angiosperm plant. जो angiosperm plants होते हैं इनमें sporophyte is the dominant phase. यही हमने gymnosperm में भी पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म्स में आउट ऑफ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट कौन सा डोमिनेंट फेज था, स्पोरोफाइट. सो द प्लांट्स इन विच द डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफिटिक फेज, इन प्लांट्स को बोलते हैं कि ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं. लेकिन वो प्लांट्स जिनमें गैमेटोफिटिक फेज जो होता है वो आपका डोमिनेंट होता है, उन्हें कहा जाता है कि वो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं. एंड द टाइप ऑफ प्लांट्स इन विच स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक फेज बोथ आर इक्वली डोमिनेंट, इन प्लांट्स को कहा जाता है कि वो हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं. अब हम इन तीनों लाइफ साइकिल्स को एक बार डायग्रामेटिकली पढ़ लेते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक अपॉन द 3 लाइफ साइकिल पैटर्न्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, दैट इज हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. तो हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से स्टार्ट करते हैं. हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो प्लांट शो करते हैं उनमें गैमेटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज बोथ आर इक्वली डोमिनेंट. डिप्लॉन्टिक का मतलब होता है स्पोरोफिटिक बॉडी जिसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. हेप्लॉन्टिक में क्या होगा, गैमेटोफिटिक बॉडी जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है. तो वो प्लांट्स जो कि हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं उनमें स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज दोनों इक्वली डोमिनेंट होते हैं. इनकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं. सबसे पहले क्या होता है, आपका जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी थी इसने स्पोर्स प्रोड्यूस करे, स्पोर्स ने आपका गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाई. गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के पास मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट थे. मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना और जाइगोट ने वापस से आके स्पोरोफाइट बनाया. सो दिस इज हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. इसमें आप नोटिस कर सकते हैं कि जो स्पोरोफाइट होता है इट इज 2n हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, उसने बनाए स्पोर n.
फिर बना गैमेटोफाइट N, जाइगोट 2N। तो आप देखेंगे कि जो N नंबर वाले स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज स्पोर्स एंड गैमेटोफाइट, दे आर 2 इन नंबर। 2N वाले स्ट्रक्चर्स कितने हैं? स्पोरोफाइट एंड जाइगोट, दे आर आल्सो 2 इन नंबर। द स्ट्रक्चर्स हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ये भी 2 हैं, एंड द स्ट्रक्चर्स हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये भी 2 हैं। सो डिप्लॉन्टिक एंड हेप्लॉन्टिक बोथ स्ट्रक्चर्स आर इक्वल इन नंबर, सो दैट इज व्हाई द लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये कौन शो करता है? ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स शोज हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब आप हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर मोस्टली द वन हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इनमें मेजॉरिटी स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे जिनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इनमें क्या होता है, जो आपका गैमेटोफाइट था यानी कि N था, उसने प्रोड्यूस करे मेल और फीमेल गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बीच फर्टिलाइजेशन हुआ, आपका जाइगोट बना। अब हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, जाइगोट स्पोरोफाइट बनाता है, लेकिन हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के केस में जाइगोट स्पोरोफाइट ना बनाकर मियोसिस करता है और स्पोर्स बनाता है। तो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले प्लांट्स के केस में कोई स्पोरोफाइट बॉडी स्पोर्स नहीं बनाती है, बल्कि जाइगोट डायरेक्टली फॉर्म स्पोर्स, और स्पोर्स वापस से आपके आके गैमेटोफाइट बना देते हैं। तो इनके केस में क्या हुआ, स्पोर्स N, गैमेटोफाइट N, सारे N नंबर के थे, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज जाइगोट, जो कि 2N का होता है। तो इसमें मेजॉरिटी स्ट्रक्चर्स कैसे हुए, हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड दैट इज व्हाई द साइकिल इज कॉल्ड हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये कौन शो करते हैं? एल्गी शोज हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल लाइक वॉलवॉक्स एंड स्पाइरोगेरा। सो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज द वन इन विच डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफिटिक। अब आते हैं लास्ट में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो लाइफ साइकिल होगी जिसमें डोमिनेंट फेज होगा स्पोरोफिटिक, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर द वन हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इनके केस में क्या हुआ, स्पोरोफाइट ने गैमेटोजेनेसिस करी। नॉर्मली क्या होता है, स्पोरोफाइट स्पोर्स फॉर्म करता है, स्पोर गैमेटोफाइट बनाते हैं, और गैमेटोफाइट के अंदर मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं। लेकिन वो प्लांट्स जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, उनमें स्पोरोफाइट स्पोर्स ना बनाकर डायरेक्टली गैमेट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, और फिर गैमेट्स के बीच फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट वापस से आपका आके स्पोरोफाइट बना देता है। तो इनमें कोई गैमेटोफाइट बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं होती। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स काउंट करते हैं जिनके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, स्पोरोफाइट 2N, जाइगोट 2N, कोई गैमेटोफाइट बना नहीं। N नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस में प्रेजेंट थे, ओनली द गैमेट्स कंटेन N सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हमने डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स कंटेन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड दैट इज व्हाई द लाइफ साइकिल इज नोन एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स। ये कौन शो करते हैं, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म शोज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स। सो देयर आर 3 लाइफ साइकिल पैटर्न्स इन प्लांट्स। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन विच द डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफिटिक having single set of chromosomes, diplontic life cycle in which dominant phase is sporophytic having 2 sets of chromosomes, and haplodiplontic life cycle in which dominant phase are both sporophytic and gametophytic, that is sporophytic and gametophytic both phases are equally dominant. So this is all about the subdivision angiosperm and the different life cycle patterns present in plants. With this we come to the end of kingdom Plantae. हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम किंगडम एनिमेलिया स्टार्ट करेंगे. आई होप यू आर क्लियर विद दिस कंटेंट. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you so much for watching.